Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So today we are going to talk about respiration. तो हम respiration देखेंगे which is the next thing in the life process. So after nutrition. So see respiration का मतलब क्या होता है? Generally हम respiration से समझते हैं, जब भी हम respiration word सुनते हैं तो respiration का मतलब हम समझते हैं सांस लेना, सांस लेने को वी कॉल रेस्पिरेशन. बट ऐसा नहीं है. रेस्पिरेशन जो होता है इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो ब्रीदिंग होता है. तो रेस्पिरेशन क्या है फिर? रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें हम फूड जो हमने फूड वो किया है, कंज्यूम किया है न्यूट्रिशन के टाइम पे, वो फूड जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. उस एनर्जी प्रोडक्शन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. द फूड मटीरियल क्या है इसमें? द फूड मटीरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल्स इन डिफरेंट वेज. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस एनर्जी प्रोडक्शन को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. तो हमारा फूड बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है? फूड के ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस होने का प्रोसीजर है. द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी इट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन. तो ये मेन काम होता है रेस्पिरेशन का. अब देखिए, जो ग्लूकोज होता है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. इट इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. अब ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये जब ब्रेक होता है तो पहले 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाता है. तो इट इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका क्या होता है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, मतलब 6 कार्बन है ऐसे ग्रुप में, 6 कार्बन है. ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होके 3 कार्बन के पेयर बना लेगा पहले. ठीक है, इस फॉर्म में था तो ग्लूकोज था, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. इस फॉर्म में आया तो इसे हम कहते हैं पायरुवेट. ठीक है, अब जो ये ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हुआ, पायरुवेट बनाया, और ये जो पायरुवेट है ये फिर फर्दर अलग अलग कंडीशंस में ब्रेक डाउन होता है. ये फर्दर अलग अलग कंडीशंस में ब्रेक डाउन होता है. अब आता है क्वेश्चन कि किन किन कंडीशंस में ये ब्रेक डाउन होता है. तो देखिए, या तो कंडीशन में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. जैसे हमारी बॉडी में जनरली ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ऑल द टाइम. तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की कंडीशन में ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन करके बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा केस, तो दूसरा केस हो सकता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन नहीं है. अब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनाएगा? तो ये बना लेता है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन. या तो ऑक्सीजन है, या तो नहीं है, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कमी है ऑक्सीजन की. तो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन भी है तो भी लैक से लैक्टिक, तो लैक्टिक एसिड बनाता है प्लस एनर्जी तो बनाता ही बनाता है. तो क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है वो कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है ब्रेक होके, और साथ ही साथ एनर्जी बना रहा है. बस इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. अब इसको PDF के थ्रू भी समझ लेते हैं. देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट. जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में और बनाता है पायरुवेट. ठीक है, इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस होता कहाँ है? ये प्रोसेस होता है
साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस भी हो गया। अब फर्दर द पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, पायरुवेट अब एक जगह तो हो गया कन्वर्ट। ये वाला कौन सा केस है, ये वाला आपका केस है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं, अच्छा अभी तो सिर्फ ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है पायरुवेट में, सॉरी अभी ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं हुआ है पायरुवेट में। तो एक कंडीशन होती है जहाँ पे कि आपको इथेनॉल जो है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ये एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दीज आर बीइंग ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। तो ये होता है यीस्ट में, जब फर्मेंटेशन होती है तब यीस्ट के टाइम में ये चीज़ होती है। और ये प्रोसेस होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब अगर ब्रीथ करना होता तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि ब्रीथ कर रहे तो ऑक्सीजन तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर रहा है ताकि एनर्जी बना सके। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन तो किसी भी कंडीशन में हो सकता है ऑक्सीजन है, हो सकता है ऑक्सीजन नहीं है, हो सकता है ऑक्सीजन इनफ नहीं है, कम है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है या लैक है तो भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, अगर प्रेजेंट है तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं। तो अगर यही प्रोसेस ब्रेक डाउन होने का ये प्रोसेस अगर हो और हमें प्रोडक्ट मिले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर विथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो हो जाता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। वाई? बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसके अंदर भी क्या होता है, पायरुवेट जो है वो आपका जो ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज से पायरुवेट तो साइटोप्लाज्म में ही होता है, बट जो पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो इतना ये प्रोसेस रहता है। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स देन अनदर मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। कई बार हमारे बॉडी में लैक भी होता है, जैसे हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर लें या रनिंग कर लें तो कुछ टाइम पीरियड के लिए लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो वहाँ पे जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारे मसल्स में क्रैम्प्स भी आ जाते हैं कई बार। तो हमारे मसल्स में कई बार क्रैम्प्स भी देखने को मिलते हैं इसकी वजह से। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी एनर्जी तो बनाती है, बट वो एनर्जी बनाने के लिए लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है। और वो जो लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है उसकी वजह से क्या रहता है कि हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो ये एक चार्ट आपकी बुक में भी दिया हुआ है, हालांकि इसमें तो मैंने शॉर्ट में बनाया है, इसमें एरो पे भी चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी बुक में एनसीईआरटी में। तो ये चार्ट आपको काम आता है, क्यों? देखिए, अगर ये पूरा क्वेश्चन पेपर में आए तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई ग्लूकोज के ब्रेक डाउन का डिफरेंट पाथवे बताओ, एक्सप्लेन डिफरेंट पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन। तो वहाँ पे क्या होता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिखना है, और यहाँ एरो के ऊपर भी जो लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, या फिर कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में या यीस्ट में या मसल्स में, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं एरो के ऊपर। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम इन मसल्स, कि मसल्स में भैया ये वाला प्रोसेस होता है, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो आप पॉइंट्स में लिखें, जैसे ये है फर्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, फिर अगला ये वाला आपका थर्ड पॉइंट, या तो आप इस तरीके से लिख लें। अब तो ये भी है कि इतना बड़ा पॉइंट है तो इसमें क्या क्या लिखना ज़रूरी है, आपको ये बताना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, और मतलब इसके अंदर कहाँ पे बनेगा। जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में और
प्रोडक्ट क्या है, CO2, H2O एंड एनर्जी। तो ये आपको बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट आपको बताना पड़ेगा, आपको कहाँ ये प्रोसेस हो रहा है अगर आप जानते हो तो वो लिख दो तो बहुत अच्छा है, और किस कंडीशन में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन का प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें डिफरेंस नहीं है, मैं आपको वैसे ओवरऑल डिफरेंस बता देती हूँ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का। देखिए, तो रेस्पिरेशन में हमें पहला पॉइंट तो पता चल गया कि भैया रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेशन है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो उसको हम रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें पता चली वो क्या, कि भाई ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है, तो ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब देखिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एनर्जी कम लगती है, सो इट इज़ अ लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ब्रीदिंग में, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेसर इन कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन, लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट। और ये चीज़ अगर आप इसकी बात करें रेस्पिरेशन की, तो मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी बहुत चाहिए इसमें। देन उसके बाद रेस्पिरेशन में पूरा ब्रेक डाउन हो रहा है, तो कंपैरेटिवली ये लॉन्ग प्रोसीजर होता है, तो टाइम लगता है। ब्रीदिंग जो है वो बहुत फास्ट प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो फास्ट प्रोसेस होता है एंड दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस। तो इस तरीके से आपके कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं डिफरेंसेस के रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। आगे चलते हैं। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखिए क्या होता है, बहुत ही इजी सा काम है। इसमें प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो आपके होते हैं डिफ्यूजन की हेल्प से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होती है, डिफ्यूजन से होती है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। देखिए, डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ जाती है, तो वो चीज़ होती है जब आपका इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वहाँ पे कहाँ हाई कंसंट्रेशन है कहाँ लो कंसंट्रेशन है, उस बेसिस पे डिपेंड होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। नाइट की अगर बात करें तो क्योंकि सनलाइट नहीं है, देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस, तो देन एक्सचेंज ऑफ CO2 इज़ अ मेजर एक्टिविटी दैट इज़ गोइंग ऑन। तो रात के टाइम में एक्सचेंज ऑफ CO2 मेजर एक्टिविटी होता है। वाई? बिकॉज प्लांट्स आर नॉट एबल टू कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ऑक्सीजन रात को। क्यों? क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं रहा है उनके पास में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले नहीं रहे हैं तो ऑक्सीजन बनाएंगे कैसे? तो इस वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रात में होता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट होगा बॉडी में तो वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज। अब रात में फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं तो ग्लूकोज बनेगा नहीं तो कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे बनेगा? तो इसीलिए एक्सचेंज ऑफ CO2 इज़ द मेजर प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट। दिन में वही होता है, CO2 ये कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो फास्टर क्यों ब्रीथ करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। जो पानी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं फास्टली ब्रीथ करते हैं, क्यों? तो देखिए क्या होता है, पानी में होता है ऑक्सीजन कम, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, तो एयर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम होता है, तो वहाँ पे उन्हें फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है बिकॉज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन कि सारे ऑर्गेनिजम्स हैं पानी वाले, तो वो उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन सा हो जाता है। सो दे ब्रीथ फास्टर ताकि वो ऑक्सीजन जो उनकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो कि कम है तो वो कंज्यूम कर सके। तो फास्टर रेट क्या रीज़न है, दैट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इनटेक ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, वेयर एज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक्स ऑक्सीजन
प्रेजेंट इन एयर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह पे, ठीक है, और इनफ ऑक्सीजन है। लेकिन अगर बात करें पानी की तो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो कम है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन लेने के लिए उनकी जो रेट है, जो स्पीड है ब्रीथ की, वो बढ़ जाती है। अब आते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इस पैसेज का, ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये जो एयर अंदर जा रही है, यहाँ से ऑक्सीजन लंग्स में ऑक्सीजन आ रहा है, ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, कैसे सांस जो है वो हम ले पाते हैं, पूरा ट्रैवल करती है। तो देखिए क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर एयर जो है वो सबसे पहला एंट्रेंस लेती है नॉस्ट्रिल्स से, ठीक है, नॉस्ट्रिल से गई, अंदर गई। अब नॉस्ट्रिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं थिन हेयर एंड म्यूकस। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो एयर में फाइन पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स और वो, तो वो स्टिक हो जाते हैं हमारे म्यूकस में और एयर में। अब उसके बाद ये आगे पास करती है, एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, जिसमें लैरिंग्स फेरिंग्स आ जाता है, वहाँ पे से पास होके उसके बाद एयर पहुँचती है हमारे लंग्स में। तो लंग्स के अंदर आ गई एयर, ठीक है। अब लंग्स के अंदर एयर आ गई, उसके बाद लंग्स ये पहुंचती है कहाँ पे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में। एयर आपकी पहुंचती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में। देखिए जो आपकी विंड पाइप होती है ट्रैकिया, तो ट्रैकिया ही में क्या होता है, एक आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है। मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ, ये देखिए, इस ट्रैकिया के ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, आपको दिखेगा, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ROC, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या काम करते हैं, ये ना पाइप को, क्योंकि विंड पाइप में क्या है, हर वक्त विंड नहीं होती है, तो हर वक्त उसमें अगर एयर ना हो तो ये क्या करेगी ना, इसकी वॉल्स आपस में कोलैप्स कर जाएंगी, चिपक जाएंगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, वो क्या करती है, वॉल्स को होल्ड करके रखते हैं। तो वॉल्स जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऐसे कोलैप्स नहीं करते हैं। तो बस ये काम होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। तो एयर जो है वो हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में पहुंच गया है यहाँ पे, ठीक है, इतना ट्रैवल कर लिया इसने। अब यहाँ से जो एयर है ये डिवाइड हो जाती है हमारे ब्रोंकाइज में। अब ये जो ब्रोंकाई हैं, ये ब्रोंकाई में फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और इन छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, छोटे छोटे ब्रांचेस, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। तो हमारा सबसे पहले ट्रैकिया आया, ट्रैकिया में एयर आया, ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया जिसे हम कह रहे हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए पूरे लंग्स में, जिसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ये जो ब्रोंकियोल्स है, इसके एंड में एक आप सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। देखिए ट्रैकिया आया, ट्रैकिया आया, ट्रैकिया डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड हो गए छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरीके से, ठीक है। तो ब्रोंकाई ने डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में, और उन छोटे छोटे पार्ट्स के एंड में एक इस तरीके का आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एल्वियोलाई। तो ये प्रोसेस होता है एयर के मूवमेंट का। सबसे पहले एयर पहुंची कहाँ पे, नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल्स से लैरिंग्स फेरिंग्स पास करते हुए पहुंचती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर जाती है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून की तरह होता है। अब बलून का क्या है, बलून जो है वो एक्सपैंड करता है जब उसमें एयर फिल की जाती है, तो ऐसे ही एल्वियोलाई एक्सपैंड करता है जब उसमें एयर फिल होती है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स होते हैं। तो अब एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स होने का फ़ायदा क्या है, ब्लड वेसल्स में ब्लड होगा, और जब हमने ऑक्सीजन लिया, तो जब हमने एयर को इनहेल किया तो अंदर क्या हुआ, लंग्स तक ये पहुंचा। और हमारे ब्लड में एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट की तरह काम करता है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो अब हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है।
और एल्वियोलाई में एयर भरी हुई है, उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। वो क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू होता हुआ जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर यानी ब्लड में, और हीमोग्लोबिन से जाके अटैच हो जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर पूरी बॉडी में फर्दर ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। इसको अब हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, एयर नॉस्ट्रल्स में आ गया, थ्रोट में आ गया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में आया। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड लंग्स, दीज एंश्योर दैट एयर डज नॉट कोलैप्स। ये क्या एंश्योर करते हैं कि एयर जो है वो कोलैप्स ना करे। ठीक है, उसके बाद within the lungs these divide into smaller and smaller tubes which finally terminates into balloon like structure called alveoli। तो जो कि आपका एल्वियोलाई में डिवाइड होता है। तो एल्वियोलाई क्या करता है, अगर इससे आपसे पूछा जाए व्हाट आर एल्वियोलाइज एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, तो एल्वियोलाई क्या होते हैं, ये दीज आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। And why they are present in the lungs? To increase the surface area for exchange of gases। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि हम गैसेस एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, अब एल्वियोलाई में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत सारे। अभी जब हम एयर लेते हैं तो एयर इनहेल करते वक्त क्या होता है, हमारी जो रिब्स है, ठीक है, वो लार्ज हो जाती हैं। और डायाफ्राम, देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए, ये वाला जो है ये आपका डायाफ्राम है। तो जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो ये डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है। क्यों फ्लैट हो जाता है, क्योंकि रिब्स का एरिया बढ़ेगा। रिब्स का एरिया बढ़ेगा तो डायाफ्राम ऑलरेडी उसको फ्लैट होना ही पड़ेगा, स्पेस चाहिए। तो ये जो होता है आपका मूवमेंट होता है डायाफ्राम का और रिब्स का जब हम इनहेल करते हैं तब। आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ एयर गेट्स फिल्ड इन द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोलाई, द ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम रेस्ट ऑफ आवर बॉडी टू एल्वियोलाई फॉर रिलीज एंड ऑक्सीजन इज टेकन। ये वाला पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं। द ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू एल्वियोलाई फॉर द रिलीज एंड ऑक्सीजन इज टेकन up by the blood from alveolar sac to transport it to whole body। तो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड लाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में डाल देता है, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है थ्रू ये आपका हीमोग्लोबिन, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट। इसकी वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखता है। तो इट इज़ अ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड एंड इसके साथ साथ जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड पिगमेंट तो होता ही है, साथ में ऑक्सीजन को ये अटैच करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फिर ये सप्लाई करता है। तो ये होता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस या एनिमल्स, कुछ भी कह लीजिए आप। तो दिस इज़ द टॉपिक। तो काफ़ी छोटा टॉपिक है ये। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं आपसे कि भैया इसको एक्सप्लेन करो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज थ्रू डिफरेंट पाथवेज, इसको एक्सप्लेन करो। फिर दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीद फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तीसरा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का आपको पूरा मतलब पाथवे समझाने आ सकता है, तो वो भी कई बार पूछ लेते हैं। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं एल्वियोलाई जो है वो क्या होता है, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन एक आ सकता है आपको। देन नेम द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन दी बॉडी, ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स, तो दैट इज हीमोग्लोबिन। एक और क्वेश्चन आ सकता है, रिब्स और डायफ्राम की मूवमेंट आपसे पूछ सकते हैं। लार्ज और डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं इनहेलेशन के टाइम में क्या होता है, एक्सहेलेशन के टाइम में क्या होता है। एक और क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि जो लंग्स है हमारा, वो जब हम सांस लेते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमने ब्रीथ इन किया और अभी हम एक्सहेल करते हैं, तो सारे का सारा जो एयर होता है वो लंग से बाहर नहीं जाता है। सम रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन दी लंग्स। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी नहीं झेल सकती।
तो उस टाइम लैक ऑफ ऑक्सीजन झेल सकती है बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं झेल सकती। तो अगर हमारी बॉडी में थोड़ा भी जैसे जो टाइम लैप हो रहा है इनहेल एक्सहेलेशन में, तो उस टाइम लैप को सिर्फ क्या करने के लिए, कवर करने के लिए, उतने टाइम में ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लंग्स में हमेशा बचता ही है, राइट। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें इतने ही क्वेश्चंस आते हैं एंड होप कि आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।